जय हिंद। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, अर्थात अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अब उपाधियों का अंत करता है, इससे का क्या अर्थ हुआ? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा कि ब्रिटिश शासन के समय या राजशाही शासन के समय राजा, महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर आदि की उपाधियाँ दी जाती थी। साथ ही राजसी या वंशानुगत उपाधियाँ भी दी जाती थी। ब्रिटिश राज के समय अंग्रेजों द्वारा भी बहुत सारी लॉर्ड, वायसराय जैसी उपाधियाँ दी जाती थी। तो ये सब उपाधियाँ खास व्यक्तियों को दी जाती थी और इससे समता का अधिकार प्रभावित होता था। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 14 में जो दिया गया था और हमने आपको बताया था, समता का अधिकार प्रभावित होता था। इसलिए अनुच्छेद 18 में यह प्रावधान किया गया कि इन उपाधियों का समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात इन उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है क्योंकि, और इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उपाधियों का अंत इसलिए किया गया क्योंकि इससे समता का अधिकार प्रभावित होता था, इसलिए उपाधियों का अंत करना जरूरी था। क्योंकि ब्रिटिश शासन के समय या राजसी शासन के समय जो उपाधियाँ दी जाती थी यह समानता पर आधारित नहीं थी और इससे समता का अधिकार प्रभावित होता था। इसलिए स्वतंत्र भारत में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 में और भी प्रावधान है, आइए उनके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 18 का एक ये कहता है कि राज्य की परिभाषा हमने आपको पहले ही बता दिया है अनुच्छेद 12 में, तो आपको ध्यान रखना है। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से भाग को रखा गया है। तो अनुच्छेद 12 में हमने राज्य की परिभाषा पढ़ा था और उसमें दिया गया था कि अनुच्छेद 12 के अनुसार भारत की सरकार या भारतीय संसद, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार और वहाँ के विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय, नगरपालिकाएं, पंचायत, जिला, बोर्ड, सुधार न्यास आदि तथा वे सभी संस्थाएं जो भारत में एक संस्था के रूप में कार्य कर रही है, एक राज्य के रूप में कार्य कर रही है, वे सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे अनुच्छेद 12 के तहत। तो यहाँ राज्य शब्द आप समझ गए होइएगा। राज्य जो है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा, अर्थात राज्य जो कि हमने अभी आपको बताया, ये सभी क्षेत्र जो है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा, अर्थात भारतीय सेना और शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली उपाधि, भारतीय सेना और शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली उपाधि के सिवाय कोई भी अन्य उपाधियां नहीं दी जा सकती है। 18 का 2 ये कहता है, अनुच्छेद 18 का 2 ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 का 1 कहा कि भारत की राज्य जो हैं वो सिर्फ सेना या विद्या संबंधी ही पुरस्कार या सम्मान दे सकते हैं। और 18 का 2 ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18 का 3 ये कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करते हुए, अर्थात कोई व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक नहीं है वो लेकिन भारत के राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण किया हुआ है, तो वह विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात कोई विदेशी नागरिक जो कि भारत में नौकरी कर रहा हो, वह बिना राष्ट्रपति के
ध्यान रखिएगा, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के वह कोई भी विदेशी जो है आपको उपाधि या पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता है। वैसे ही भारत का कोई नागरिक भारत के राज्य के अधीन अगर कोई पद धारण करता है, अर्थात कोई सरकारी नौकरी कर रहा हो, तो वह किसी विदेशी राज्य से अर्थात किसी विदेशी देशों से वह कोई भेंट या पुरस्कार या उपलब्धि या उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं लेगा। अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी भारतीय या विदेशी नागरिक जो कि भारत में रह रहा हो और भारत में नौकरी कर रहा हो, उसे विदेशी उपाधि या पुरस्कार लेने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। ध्यान रखिएगा, यह एक क्वेश्चन है और इसीलिए हम आपको इतना जोर देकर बता रहे हैं कि भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी, जैसे कि वो नोबेल प्राइज ही क्यों न हो, किसी भी विदेशी उपाधि या पुरस्कार ग्रहण करने से पहले किसकी अनुमति लेनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, विदेशी कोई भी उपाधि पुरस्कार ग्रहण करने के लिए भारतीय नागरिकों को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है और इसमें कोई ज़्यादा ये भी नहीं है, यह अनुमति बहुत जल्दी ही मिल जाती है। तो आपको ये चारों ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 18 जो है 4 प्रावधान किया, उपाधियों का अंत करता है और ये उपाधियाँ कौन कौन सी थी हमने आपको बता दिया। साथ ही हमने ये जाना कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगी। साथ ही भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं स्वीकार करेगा। कोई विदेशी व्यक्ति यदि भारत में नौकरी कर रहा हो तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से या अपने राज्यों से जो है कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। वैसे ही भारत का कोई नागरिक यदि किसी लाभ के पद पर हो, अर्थात वह सरकारी पोस्ट पर हो कोई भी, तो वह बिना राष्ट्रपति के, ध्यान रखिएगा, भारत का कोई भी नागरिक या जो कोई भी व्यक्ति जो कि किसी पद पे हो या स्वयं सामान्यतः नागरिक हो, तो उसे अगर विदेश से कोई भी पुरस्कार, सम्मान या उपाधि मिलता है तो उससे ग्रहण करने से पूर्व उसे भारतीय राष्ट्रपति अर्थात भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। यहाँ भी वही प्रावधान दिए गए हैं, उपाधियों का अंत और फिर 4 प्रावधान। आगे ये कहता है कि यह प्रावधान जो अनुच्छेद 18 में 4 प्रावधान है, इन प्रावधानों से स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले पद, अर्थात ध्यान रखिए राजसी, यहाँ जो देखिए हमने अनुच्छेद 18 के पढ़ा और उसमें 4 उसके प्रावधान पढ़े। उन चारों प्रावधानों से यह स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज्य अर्थात ब्रिटिश राज्य के समय, जब ब्रिटिश शासक था हमारा देश, ब्रिटेन की गुलाम था, उस समय दिए जाने वाले पद जैसे महाराजा, राजा, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर आदि, तथा राज्य के समय अर्थात राजा के समय जब वंशानुगत जो पद दी जाती थी, जैसे कि राजा और महाराजा का, ब्रिटिश शासन के समय लॉर्ड और वायसराय का पद दिया जाता था और अंग्रेजों द्वारा जो भी उपाधियाँ दी जाती थी, इन सब का समापन कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। अब इनका प्रबंध या इनका समापन क्यों किया गया है, तो यहाँ दिया गया है क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समता के अधिकार के विरुद्ध थे, अर्थात अनुच्छेद 14 के विरुद्ध थे, इसलिए इन सब का समापन कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। उसमें 4 प्रावधान थे, उस चारों को हमने आपको बता दिया। अब यहाँ ये भी दिया गया है कि ये कौन कौन से प्रावधान को समाप्त किया गया है। तो राजाओं के समय और भारत जब गुलाम था अर्थात अंग्रेजों के शासन के समय जो उपाधियाँ दी जाती थी, उन सबको समापन कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। अब अनुच्छेद 18 में हमने जब पढ़ा कि राज्य, सेना या विद्या के अलावा अन्य उपाधियाँ नहीं दी गई। विद्या का मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली उपाधियाँ, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 18 में जो दिया गया था, अनुच्छेद 18 में कि राज्य जो है सेना अर्थात सैनिक क्षेत्र और विद्या अर्थात शिक्षा क्षेत्र के अलावा अन्य कोई उपाधियाँ नहीं देंगी। तो फिर भारत रत्न,
पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि उपाधियां क्यों दी जाती है? तो 1996 में उच्चतम न्यायालय ने 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था उनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री है। अर्थात सीधे शब्दों में हम ये कहें तो 1996 में 1996 में उच्चतम न्यायालय ने यह बयान दिया, यह फैसला दिया कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं पद्मश्री ये जो उपलब्धि है ये उचित है। अर्थात न्यायालय ने ये कहा कि ये पुरस्कार जो हैं उपाधि नहीं है, अर्थात पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये पुरस्कार हैं, उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है। अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है उपाधियाँ, ये अनुच्छेद 18 के अनुसार अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इनसे उल्लंघन नहीं होता है और ये पुरस्कार हैं, उपाधि नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में इन पुरस्कारों को वैधता प्रदान की। हालांकि इसमें एक और व्यवस्था दिया गया था, ध्यान रखना है कि जिन व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न आदि पुरस्कार दिए जाएंगे उनके नाम के पहले, अर्थात आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को अगर पुरस्कार मिलता है, जैसे कि पहले ब्रिटिश शासनकाल में कोई पुरस्कार मिलता था, जैसे लॉर्ड की उपाधि मिलती थी तो उसे कोई पुरस्कार दिया जाता था और साथ में उसे लॉर्ड की उपाधि अर्थात वो अपने नाम के साथ लॉर्ड लगा सकता था। लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि ये जो पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न आदि पुरस्कार हैं ये न्यायोचित हैं, अर्थात इनसे अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन यहाँ यह व्यवस्था दी गई कि पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जो होंगे उनके नाम के साथ, अर्थात जो व्यक्ति यह पुरस्कार ग्रहण करेगा उसके साथ यह शर्त लगाया जाएगा कि यह शर्त दिया गया कि वह व्यक्ति अपने नाम के साथ इन पुरस्कारों को नहीं जोड़ेगा। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है तो यह नहीं जो अपने नाम को से, जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया तो भी अपने नाम के साथ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं जोड़ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो इन पुरस्कारों को नाम के पहले या नाम के बाद प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है, यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अगर कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अर्थात इन पुरस्कारों को ग्रहण करने के बाद अपने नाम के साथ इन पुरस्कारों को जोड़ता है या अपने नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इन पुरस्कारों का प्रयोग करता है तो उसे यह पुरस्कार त्यागना पड़ेगा, अर्थात उस व्यक्ति से यह पुरस्कार छीन लिया जाएगा। तो आई होप आप इसे समझ गए होइएगा कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 18 यह कहता है कि राज्य, सेना या विद्या अर्थात सेना या शिक्षा के क्षेत्र के अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि सेना में जनरल और कर्नल का पोस्ट होता है, तो इन जनरल और कर्नल ये उपाधियां हैं, होते तो ये सैनिक ही हैं लेकिन सेना में ये उपाधियां अभी भी जारी हैं। तो अनुच्छेद 18 भी ये कहता है कि राज्य, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है और डॉक्टरेट की उपाधि जिसे दी जाती है वो अपने नाम के पहले डॉक्टरेट का उपयोग भी कर सकता है। तो अनुच्छेद 18 यह प्रावधान करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी अर्थात शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा और कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पद्म भूषण, पद्म विभूषण को सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में न्यायोचित ठहराया और यह बयान दिया, यह फैसला सुनाया कि ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करती है, अर्थात पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो है न्यायोचित है और अनुच्छेद 14 में दिए गए समता का अधिकार प्रभावित नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो भी दिया गया है उनसे एक एक लाइन जो भी है इन सब से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे
एक व्यवस्था दी गई है। और ये 3 फैक्ट है और तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इन राष्ट्रीय पुरस्कार अर्थात भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई। ध्यान रखना है आपको कि इन पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने इन पुरस्कारों का क्रम तोड़ दिया, अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कारों का क्रम कब तोड़ा गया या इन पुरस्कारों को दिए जाना कब बंद किया गया था। तो 1977 में बंद किया गया था मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा। और साथ ही यहाँ से एक और क्वेश्चन, फिर इसे पुनः कब शुरू किया गया, तो फिर इसे पुनः 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा इसे पुनः शुरू कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 18 में इतना ही। मिलते हैं कल अनुच्छेद 19 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।